नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में। और मार्केट की चर्चा होगी इसमें, और बहुत सारी इस हफ्ते खबरें थी भाई, और घरेलू खबर भी है और विदेश वाली भी है। घरेलू खबर में एक खबर लास्ट वीक आई थी, गदर फिल्म, और उसने बॉक्स ऑफिस पे गदर मचाया। हर दिन उसने 30 से 40 करोड़ रुपए कलेक्शन कमाया। और अगले मंडे को एक और भयानक रिलीज़ होने वाली, दमदार गदर टाइप की रिलीज़, तो उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त के बाज़ार को कैसे समझा जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। चीन में कुछ और हो रहा है, अमेरिका में कुछ और हो रहा है, भारत की अलग स्टोरी है। तो इन्हीं के बीच में जो आपके मन के सवाल हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द शो क्या होगा आज के शो में, 4 चीज़ें हम तय करेंगे। एक, हम ये देखेंगे चीन में क्या लीमन जैसा संकट है क्या। अब इसकी डिटेलिंग अभी आगे जब शो में करेंगे तो आपको लगेगा। लीमन मतलब एक 2008-9 के आसपास एक बहुत बड़ा केस हुआ था अमेरिका में। दूसरा, बाज़ार की हमारी जो चिंता है वो कितनी घनी है। घनी से मतलब होता है कितनी गंभीर है, कितनी इंटेंस है। क्योंकि मार्केट लास्ट वीक भी आप देखिए और इस वीक भी देखिए वहीं पे खड़ा है। 2 कदम चलता है, फिर ऊपर नीचे, और एब्सोल्यूट टर्म में कहीं नहीं जा रहा है। तो उसका कंसर्न क्या है, क्यों उसको डर लग रहा है अमेरिका से या चीन से, क्या है उसका। तीसरा, छोटे मियाँ ने गदर मचा रखी। छोटे मियाँ मतलब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में आज भी आप देखेंगे तो उन्होंने निफ्टी से डबल रिटर्न दिया है, और 24 के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर आप निफ्टी BSE का इंडेक्स देखें तो अभी भी बहुत दमखम बाकी है इसमें। तो ये गदर की तरह कितने दिन तक और चलेगा। चौथा इशू है जियो फाइनेंशियल्स, जिसका इंतजार हो रहा था, उसकी लिस्टिंग होगी सोमवार को 21 अगस्त को। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको मिले तो क्या करना चाहिए और नहीं मिले तो क्या करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ हमेशा की तरह अभय अग्रवाल जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। उम्मीद है कि पिछला वीकेंड आपका धमाकेदार होगा, बहुत सारी फिल्म में देखिए, उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही अभिषेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो रॉकस्टार कैपिटल के पार्टनर हैं। पंकज जैन जी हमारे साथ हैं, SW कैपिटल के डायरेक्टर, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है और एडवांस में इस वीकेंड की शुभकामनाएं आपको। चीन का मामला समझाइए, क्या हो रहा है। लीमन ब्रदर्स टाइप का कुछ हो रहा है क्या वहाँ पे? नहीं, लीमन ब्रदर जैसा, मतलब एक ये डर है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा डेट ली हुई है, चाइनीज़ कंपनीज ने, और चाइनीज़ जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बोरोड पैसे पे काम कर रहा है। और उसका रीज़न, उसका हमको दिख रहा है असर भी, क्योंकि जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं बैंकरप्सी अनाउंस कर रही हैं। आज ही एवर ग्रैंड ग्रुप ने अनाउंस किया, सबसे बड़ा ग्रुप है चाइना का। तो अगर इतना बड़ा ग्रुप बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहा है तो एक डर है कि क्या ये पॉइंट करता है कि चाइना में एक क्रेडिट बबल था जो अब बस्ट हो गया है। पर मुझे दूसरी तरफ ये लीमन जैसी सिचुएशन इसलिए नहीं लगती कि चाइना के पास $1.5 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उनके पास एसेट्स नहीं है इसको बैकअप करने के लिए। और अब वो दिख रहा है जिस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज बैंक डंप कर रहे हैं यूएस ट्रेजरीज को। और आपने देखा द यूएस ट्रेजरीज अक्रॉस द बोर्ड 10 साल की, 5 साल की, 2 साल की, 30 साल वाली, सब के प्राइसेस गिरे हैं और यील्ड स्पाइक हुई है। और वो यील्ड इसलिए नहीं स्पाइक हुई है इस बार कि फेड ने कहा है कि हम रेट बढ़ाएंगे। वो इसलिए स्पाइक हुई है कि ग्लोबली चाइना से अगुवाई में सारे जो बैंक्स खरीदते थे, सेंट्रल बैंक्स खरीदते थे US डॉलर ट्रेजरीज, वो ना खरीद रहे हैं, और इस टाइम जो है वो निकाल रहे हैं। और वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी को पंप प्राइम करना है, अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है कि हम उसमें पैसा डालें। जैसे आपने देखा होगा, आज चाइना ने अनाउंस किया कि शेंजन मार्केट और हांगकांग मार्केट में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ड्यूटी, उसको आधा कर देंगे। वो इसलिए चाहते हैं कि कैपिटल मार्केट में वापस पैसा आए और इंटरेस्ट रेट्स भी काटे। तो चाइना का पूरा फोकस है कि हम अपनी कंट्री का ग्रोथ अब कैसे वापस लेके आएं, और उसके लिए अगर US डॉलर एसेट्स हमको डंप करने पड़े तो हम डंप करेंगे, अब चाहे वो बॉन्ड्स हो या इक्विटी हो या जो भी हो। और अगर ये चाइना करेगा तो सिर्फ चाइना नहीं करेगा, ये बाकी भी जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम US डॉलर ट्रेजरीज होल्ड करें जब चाइना बेच रहा है। तो एक तरह से एक ये बड़ा क्राउडेड ट्रेड हो जाता है। पर अच्छी बात ये भी है कि ये फटाफट हो भी जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि महीनों ये पेन चलेगा। तो मुझे आपके जो सवाल पूछा कि लीमन जैसी सिचुएशन तो नहीं है, पर ये चिंता है, पर इन्वेस्टर्स को तकलीफ देगी, क्योंकि चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टर है कि अगर वो माल मार्केट में डंप कर रहा है तो उससे एसेट प्राइसेस पे फर्क जरूर पड़ेगा।
और ये कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट्स में भी दिखेगा और किसी ना किसी तरीके से इंडियन मार्केट में भी दिखेगा, क्योंकि जो आपके फ्लोज हैं वो कम हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। ओके, चीन में क्या हो रहा है दरअसल, वहाँ पे दो वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जो एक कंट्री गार्डन के नाम से है और दूसरी एवरग्रांड। एवरग्रांड एक काफ़ी पहले 3-4-5 महीने पहले उसने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया था। डिफ़ॉल्ट कहाँ से, मतलब कि जो उसने बॉन्ड जारी कर रखे हैं उस बॉन्ड को वो ब्याज नहीं चुका पा रहे थे। दूसरा जो एकदम लेटेस्ट वाला था वो कंट्री गार्डन था। दोनों ने अपने बॉन्ड के इन्वेस्टर्स को ब्याज नहीं दिया तो दिक्कत खड़ी हुई। इसमें एक तीसरी कंपनी जुड़ गई, जैंगजू करके एक फाइनेंशियल कंपनी है, जिसके ट्रस्ट के जरिए जो उसने बॉन्ड इशू कर रखे थे उसने भी बॉन्ड पेमेंट में मिस किया। अब जब ये कहानी पूरी खुली तो और ये निकल के आई भाई वहाँ तो जो लोन ग्रोथ है वो 13 साल के लोस पे चली गई है। लोगों का इन्वेस्टमेंट, आम आदमी का इन्वेस्टमेंट सेविंग के बजाय रियल एस्टेट में ज़्यादा चाइना में देखा गया। तो वो एक स्पाइरल बनता गया, एक वाइशस सर्किल सा बनता दिख रहा। इसलिए लगा कि भाई अमेरिका में क्या, चूँकि रियल एस्टेट वाला केस लीमन वाला भी था, तो क्या वैसी एक सिनेरियो बन रही है क्या, इसलिए ये सवाल था। लेकिन जैसा कि अभय जी कह रहे हैं कि वैसा केस नहीं है, क्योंकि इनके पास बैकअप बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कंसर्न है क्योंकि एसेट प्राइसेस में फर्क पड़ेगा, साथ ही करेंसी मार्केट में बहुत उथल पुथल होगी। हमारा रुपया देखिए 83 पहुंच गया, 83 रुपये कुछ पैसे का $1 हो गया। अभिषेक जी, आपको डर लग रहा है क्या चीन वाली से? चीन की चिंता कितनी घनी? जी डेफिनेटली नीरज जी, मेरे हिसाब से तो ये कंसर्निंग है। देखिए, अभी तक चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लार्जली वो ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी रही है। एंड कुछ सालों से उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट पे तो बहुत ज्यादा फोकस कर दिया रादर देन एक्सपोर्ट्स, व्हिच वाज इन द अर्लियर डिकेड वाज द मोस्ट प्रोमिनेंस। पोस्ट कोविड ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई उनके लिए भी। मार्केट्स बंद हुए फिर खुले, तो एक तरह का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली उस कंट्री में हुआ है। हमने देखा है कि ग्रोथ भी जो है कैसे टेपर डाउन हुई है। अब वो उस रेट पे ग्रो नहीं कर रहे हैं जिस रेट पे उनकी एक हिस्टोरिकल जर्नी रही है। एंड कभी भी कोई भी कंट्री की जो एक इकोनॉमी बढ़ती है तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है। अभी तक हमने देखा है कि लार्जली जितनी बार भी इश्यूज आए वो यूएस मार्केट से या यूरोपियन मार्केट से आए हैं। और चाइना में जब भी कोई इस तरह की बात उठती थी तो वहां की गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन लेके उसको आगे बढ़ जाती थी। डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस बार भी कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है, बिकॉज लार्जली ये गवर्नमेंट ड्रिवन ही कंपनीज होती हैं, बस वो फ्रंट रहती हैं। बाकी बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि उनको कहाँ कैसे करना है। सो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही एक्शन हमें देखने को मिलेगा। बट जो क्वांटम है वो छोटा नहीं है, जो इनकी साइज हो चुकी है वो छोटी नहीं है। सो देयरफॉर इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से नेग्लिजिबल है या नहीं होने वाला है, ऐसे सिनेरियो को मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये इवेंट्स है जो अनफोल्ड होंगे। एंड उसी तरह से जो डॉलर के ऊपर जो प्रेशर बनेगा, क्योंकि वो यूएस ट्रेजरी से वैसे ही वो रिडम्पशन मारेंगे, तो एक तरह से जब करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो वो हर जगह पे हर तरह से हर किसी को इम्पैक्ट करता है। ब्याज दरों में भी फिर वो एक इम्पैक्ट दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि एक वॉचफुल होने की डेफिनेटली एक मैटर है। अपने मार्केट्स में इंडिकेट कर रहे हैं इस तरह का कंसोलिडेशन हमने जो देखा है लास्ट 10 दिन में, वो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट में एक बार के लिए ब्रेक लग रहा है। बिकॉज चाइना इज राइट नाउ बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद अ साइज ऑफ क्लोज टू $19 ट्रिलियन। इस लेवल पे रियल एस्टेट जो कि उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर रहा है, वहां पे अगर इस तरह की बड़ी कंपनियों में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो, और एक प्रेसिडेंट हम जानते हैं 2007-8 का, तो इसको लाइकली तो नहीं ले सकते हैं। अनफोल्ड कैसे होगा वो एक देखने वाला टाइम है, बट दीज आर अर्ली साइंस एंड आई थिंक सो थोड़ा सा कंसर्निंग है और लोगों को थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए ग्लोबल इवेंट के तौर पर। अच्छा, एक टर्म बार बार यूज़ कर रहे हैं दोनों हमारे मेहमान, यूएस ट्रेजरी। क्या आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उसमें दो सबसे बड़े निवेशक हैं, जापान और चीन। जापान लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा उसने ले रखे हैं, उसको करेंसी एक्सपोर्टर भी बोला जाता है, और दूसरे नंबर पे चीन है। आप अभी हाल फिलहाल गए थे क्या चीन? मैंने ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है। हाँ, पिछले साल गया था। पिछले साल गए थे, क्या देखा आपने वहाँ पे? ऐसा लग रहा था कि रियल एस्टेट, मैंने सुना बड़े बड़े घोस्ट टाउन जैसे बन गए, बाहर ही नहीं वहाँ पे। मैंने सुना, ऐसी बात मैंने देखे नहीं क्योंकि मैं इंटीरियर्स में नहीं गया था, पर मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा सुनी और लोगों के मन में काफ़ी डर था जो बॉन्ड्स लेके बैठे हैं इन रियल एस्टेट कंपनीज का। तो उस समय मेरे को लगा कि लालच में लोग सस्ते में बॉन्ड्स मिल रहे हैं, 50 सेंट टू $1, मतलब ₹1 की चीज़ उनको 50 पैसे में मिल रही है। तो एक लोगों में लालच था कि ये ले लेते हैं, और उनको ये लग रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी है, सरकार कभी फेल नहीं होने देगी, तो सरकार आगे बचा लेगी। तो $1 का एक 50 पैसे वाला ₹1 नहीं मिलेगा, 80 पैसे तो मिल जाएगा, तो सरकार दे देगी।
पर अब की बार ऐसा हुआ नहीं, और ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए जो डिस्ट्रेस एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच कर कि सरकार आगे बचा लेगी, क्योंकि इतने सारे लोग जो है इनका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो जो हाउस ओनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया। तो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनियां डिफॉल्ट कर रही हैं। बिल्कुल, तो ये 3 मैं आपको नाम बता रहा हूँ बड़े वाले, इसके अलावा 1 दर्जन छोटी कंपनियां हैं जो डिफॉल्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी जी। तो इस बार तो शी जिनपिंग साहब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, इस बार मेरे को लगता है उन्होंने कहा है कि कि सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, बैकअप नहीं देगी। अगर इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया है, गलत रिस्क लिया है, तो वो इन्वेस्टर्स का नुकसान है, हम अपना पैसा इनको बेल आउट करने में नहीं लगाएंगे। आई थिंक वो एक मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहे हैं अपनी कैपिटल मार्केट्स को और सिस्टम को कि आप ये सोच के लेवरेज मत करिए कि हम आके बचा लेंगे। तो आप लोग को खुद देखना है, खुद बिजनेस करना है, और जो सरकार का पैसा है वो हम जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ में हम यूज करेंगे। ओके, मतलब मैसेज वहां चला गया। मैसेज बहुत क्लियर है जी, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनिए और सेंसिबल रिस्क लीजिए। मतलब ये सोच के बिल्कुल मत लीजिए जैसे यूएस फेड में होता है कि यूएस में जो इन्वेस्टर कहते हैं क्या होगा, फेड आके बचा लेगा। तो बल्कि मैं कहूंगा चाइना इस टाइम ज्यादा कैपिटलिस्ट बन गया है और यूएस ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट बन गया है। ये बहुत ही मतलब गंभीर विषय इसलिए भी आप समझिए कि फेड कह रहा हूं, चाइना ने अपने सेंट्रल बैंक जो है, पीबीओसी बोलते हैं जिसको, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, उसको ये कहा है कि आप थोड़ा सा रेट कट करिए लेकिन ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेड तरीके अपनाइए, रूल्स इजी कर दीजिए, रियल एस्टेट कंपनियों को रूल्स में उतना मत फंसाइए, इतना ज़्यादा उनसे कोलेट्रल मत लीजिए। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी एक संभावना शायद बन रही थी कि प्राइम लेंडिंग रेट भी वो कट करेंगे। अभी उन्होंने एक 2 साल वाला रेट कट किया है, थोड़ा सा 15 बेसिस पॉइंट, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो स्टिमुलस की बड़ी उम्मीद लगाई पड़ी तो वैसा कुछ नहीं आया अभी तक। तो पंकज जी, चिंता ये है कि उनके यहाँ के रियल एस्टेट वाले डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही हैं और वो बॉन्ड बेच रहे हैं। मतलब ये बॉटम लाइन है कि उधर गिरा तो इधर उन्होंने अमेरिका वाले बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए। इससे करेंसी मार्केट का जो उथल पुथल होने की आशंका है, क्योंकि जापान भी इसमें एक बड़ा प्लेयर है। आपने गौर किया होगा कि जापान की करेंसी जो है इस समय कमज़ोर हो रही लगातार, बावजूद इसके कि उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मुझे लगता है एक झटके में किसी दिन वो रेट न बढ़ा दें। हालांकि उन्होंने अपनी वो यील्ड कर पॉलिसी को 0.5 से 1% तक का खोल दिया है। तो ये क्या एक करेंसी का एक इशू खड़ा हो रहा है क्या, जो जिसका असर हमारे ऊपर डायरेक्टली पड़ सकता है? पंकज जी। नीरज जी नमस्कार। देखो नीरज जी, जो कमेंट्री हम पिछले कुछ एक हफ्तों से मार्केट में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आई थिंक जो इश्यूज चाइना के साथ हैं, आई थिंक देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज विद चाइना। ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है बट एरिया ऑफ पैनिक नहीं है। आई थिंक इसमें कोई जैसे आप टर्म्स जो वेदर इट इज अ लीमैन मूवमेंट फॉर चाइना और अक्रॉस द वर्ल्ड, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई डीप रूटेड इश्यूज है। एंड आई थिंक इसके जो जेनेसिस हैं, जो चाइना में आज के दिन जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, आई थिंक इसका जेनेसिस कोविड है। जो कोविड के टाइम चाइना के साथ इशू हुए, जिस तरह चाइना ने कोविड को हैंडल किया, इकोनॉमिकली चाइना ने जिस तरह से कोविड को हैंडल किया, जिस तरह से सीरियस लॉकडाउन लगे या जिस तरह से उनकी पॉलिसीज थी उस टाइम कोविड के दौरान, उसके अलावा नॉट टू फॉरगेट जो पिछले कुछ एक साल में उनकी पॉलिसीज टुवर्ड्स से डिजिटल या इंटरनेट मीडिया या मीडिया मोगल्स या इंटरनेट मोगल्स रही हैं, वो भी काफ़ी एक पेसिमिस्टिक टाइप, नेगेटिव टाइप पॉलिसीज रही हैं। बट आई थिंक ऑफ लेट, अगर हम पिछले 6-8-9 महीने की बात करें, गवर्नमेंट ओवर देयर दे हैव रियलाइज्ड देयर फॉलीज एंड दे आर डूइंग एनीथिंग टू अनडू दैट। और मेरे को लगता है कि उसके रिपरकशंस देखने को मिल रहे हैं इस टाइम, बट बहुत डीप रूटेड शायद ये नहीं जाएगा। चाइना की एज सच हम जानते हैं कि इकोनॉमिक पावर काफ़ी है, ट्रेजरी पावर काफ़ी है, दे आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग बाय द कोर एंड आई थिंक दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। पर उस उथल पुथल में कितनी ये रहेगा और बाकी भी जो ग्लोबल इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन रिलेटेड हो। एक चीज़ और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो पिछले दिनों यूएस चाइना के रिलेशंस में जो एक खटाव आ गया था, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूएस ने बैन कर दिया था चाइना की तरफ। सो देयर बीन इश्यूज और अब हमने देखा है कि यूएस के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी दे विजिटेड चाइना। तो दोनों तरफ से आई थिंक एक कदम बढ़ रहे हैं कि रिलेशंस को थोड़ा बेटर किया जाए एंड आई थिंक दैट इज गुड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी एज सच। तो
ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि शायद इसके रिपल इफेक्ट चलेंगे, इट में इफेक्ट फॉर सम मोर टाइम, बहुत डीप रूटेड ये नहीं होने चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा था चाइना में जो श्रिंकिंग लेबर फोर्स थी, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बढ़ रही थी, नॉट टू फॉरगेट कि वहां पर डोमेस्टिक सेविंग्स बहुत ज्यादा थी चाइना में, और उस डोमेस्टिक सेविंग्स से एक बहुत बड़ा पाई प्रॉपर्टी मार्केट में जाता था। एंड गवर्नमेंट ने पिछले सालों आई डोंट नो इन बेस्ट इंटरेस्ट कुछ ऐसे कदम भी उठाए थे कि प्रॉपर्टी मार्केट में थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी शायद डिस्करेज की थी इन्वेस्टर्स को या सिटीजन्स को लेने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रॉडर काइंड ऑफ इशू, डेफिनेटली एरिया ऑफ कंसर्न बट एरिया ऑफ पैनिक नहीं है। और मेरे को लगता है जो एक वर्ल्ड में भी हमने पॉलिसी देखी कि एक चाइना +1, रादर मैं पिछले दिनों से आई बीन रीडिंग आर्टिकल्स नॉट जस्ट चाइना +1, चाइना +N मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसका भी इफेक्ट शायद मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को देखने को मिल रहा है। जो फ्लोज रहे तो चाइना वो उसमें स्लो डाउन मिला। सो आई थिंक उन सब चीजों का इफेक्ट देखने को मिला है, बट चाइनीज गवर्नमेंट एग्रेसिवली आई थिंक उसको एड्रेस कर रही है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वहां पर ये जो अभी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं प्रॉपर्टी मार्केट में या कुछ एक बड़े ग्रुप के साथ, गवर्नमेंट उन्हें कहां पर एक सपोर्ट दे पाती है या नहीं दे पाती। तो आई थिंक रिपल इफेक्ट है, एरिया ऑफ कंसर्न है, बट एरिया ऑफ पैनिक नहीं है। एरिया ऑफ पैनिक नहीं है। चीन में एक 3 रेड लाइन पॉलिसी आई थी, खुद ही उन्होंने अपने लिए बनाई थी कि कैश फ्लो, एसेट क्वालिटी और एडिक्वेसी रेशियो देख के ही पैसा देना बिल्डर को। आपने टाइट किया था तो वो सब डिफॉल्ट कर रहे हैं चीन वाले। वो कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी थी सर, आप बचाओ मेरे को आके, आप कह रहे हैं मैं बचाऊंगा नहीं। अमेरिका में भी ये तो नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ भी फेड अड़ गया फिर से कि हम ब्याज दर बढ़ाएंगे। तो अब मैं आता हूँ कि भारत की चिंता क्या है। मान लीजिए मैं ये समझ लूँ कि चीन में प्रॉब्लम है लेकिन उतनी सीरियस नहीं है जैसी कि लीमन क्राइसिस थी, और हमारे ऊपर उतना शायद असर न है, तो फिर हमारी चिंता क्या है? हम मतलब हमारा मार्केट, हमको कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब 1 हफ्ता पूरा निकल गया, मार्केट वहीं खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है ये? नहीं, आई थिंक इंडिया छोटा मार्केट है बनिस्बत आप तो हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमारे लिए बहुत बड़ा है, पर मैं एज ए ग्लोबल इन्वेस्टर अगर मैं देखूं तो कहीं चाइना 20 आप ग्लोबल डॉलर है। कोशिश तो करते हैं ये बात है ना। पर इसमें नीरज जी क्या हो रहा है कि जो कैपिटल फ्लोज हैं वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करता है बाहर से जो पैसा आता है, फॉरेन कैपिटल जो आएगी इंडिया में मार्केट के थ्रू और डायरेक्टली थ्रू फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज है जो वो ला रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो चाइना जैसी सिचुएशन होती तो क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो वापस जाके रीअसेस करते हैं अपना प्लान, देखते हैं अब कोई ETF है जो MSCI इमर्जिंग ETF में इन्वेस्ट करता है, उसमें चाइना का वेटेज अभी भी 40% के ऊपर है, इंडिया का कुछ 12-13% है। तो अब वो उस ETF में पैसा नहीं डालना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते चाइना में जाएं, और इंडिया ETF में उनको सिर्फ भरोसा नहीं है। तो एक टेक्निकल रीजंस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से FPI के जो फ्लोज हैं मार्केट में वो इस समय रुक जाते हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि रुपी कहाँ तक जाएगा। अब गिरते हुए रुपए में उनका ऑलरेडी नुकसान हो रहा है मार्क टू मार्केट बेसिस पे, तो वो भी रुक जाते हैं कि भाई कहाँ तक रुपए गिरेगा, फिर उसके बाद जाते हैं थोड़ी स्टेबिलिटी आई, चाइना में थोड़ी स्टेबिलिटी आई, तो लोग अभी रुके हुए हैं। इंडिया की स्टोरी में फंडामेंटली तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब मैं तो देख रहा हूँ, जितना समझ रहा हूँ दिन भर दिन इंप्रूव हो रही है हमारी स्टोरी। तो बाहर का कैपिटल आएगा और मार्केट को ड्राइव करेगा। थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा है, पर वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोकल इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोकल कंपनीज को जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टर से बेटर, कि आप अपना उसमें पोजीशन बनाएं और जब मार्केट में रन आए तब उस टाइम पे आप एंजॉय करें। अच्छा, मैं एक आप लोगों के सामने एक ऐसी पिक्चर पेश करता हूं जो थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, ताज़ा हाल क्या है, चीन में बड़ी मुश्किल है ना। वॉरेन बफेट ने माल बेच दिया, सब कोई निवेश नहीं करने को तैयार है, सब बेच के जापान की तरफ गए, अब उधर भी रुक गए क्योंकि उधर भी बहुत चल गया है। एक लेटेस्ट सर्वे ये बताता है कि वॉरेन बफेट ने $8 बिलियन का माल US मार्केट में बेचा है पिछले क्वार्टर में, जितना खरीदा ने उससे ज़्यादा बेचा। एक माइकल बरी का तो सुना ही होगा आपने। माइकल बरी जी एक बहुत ही बड़े फंड मैनेजर है, उन्होंने बहुत तगड़ी बेट ले रखी पुट की US में, S&P की भी और नैस्डैक की, कि मेरे को बेचना है 1.6 बिलियन डॉलर्स की। अब ये 2 दिग्गजों ने बेचा, हालांकि वो कई बार गलत भी पड़े हैं, लेकिन उसी समय बैंक ऑफ अमेरिका का जो फंड मैनेजर सर्वे, ग्लोबल सर्वे, वो कह रहा है कि उन्होंने अपना कैश लेवल और कम कर दिया है। वो लोग खूब बुलिश है US मार्केट में। तो जब US में पैसा नहीं लगा रहे, वहाँ लोग बड़े लोग बेच रहे हैं, चीन में आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, जापान में भी आप लगाने हिचक रहे, तो आप जाएंगे किधर? इधर ही तो आएंगे। और इधर भी आप करो मैं बेचूंगा, तो पैसा कहाँ रखेंगे आप? अभिषेक जी, पैसा कहाँ रखेंगे? इधर तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे? US अच्छा नहीं, चाइना अच्छा नहीं, जापान में जाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, 2 पार्ट है। जिन तरह के इन्वेस्टर्स के आप नाम ले रहे हैं वो तो रखेंगे कैश इन हैंड,
क्योंकि उनके हिसाब से जब मार्केट थोड़ा करेक्शन आएगा तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस समय जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो लगाने वाले फिर यही इन्वेस्टर्स, यही नाम होते हैं जो मार्केट को संभालते हैं। तो कुछ लोगों का तो कैश कॉल होगा। रही बात अपने मार्केट की, तो लास्ट 10 दिन के प्रेसिडेंट मैं सेट नहीं करना चाहूंगा। 1 अप्रैल ऑनवर्ड से जो अपने यहाँ पे कंटिन्यूस एक इन्फ्लो है FIIs का, और जो बाइंग चल रही है इवन अपने मिड एंड स्मॉल कैप में, आई थिंक सो वो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल रुझान डेफिनेटली इंडिया की तरफ है। इंडियड अगर आप देखेंगे स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर में, तो FI की होल्डिंग तो जो पहले इनकी हिस्टोरिकल होल्डिंग थी इन कंपनीज में, वो वहां से काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन भी है कि लोग सिर्फ अब निफ्टी 50 के स्टॉक्स नहीं देख रहे, थोड़ी डेप्थ और देख रहे हैं मार्केट में, जो कि हमारे मार्केट के लिए ओवरऑल अच्छा है। बिकॉज फाइनली आप चाहोगे कि अगर एज अ कंट्री अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो कंपनियां भी जो नीचे लेवल पर है, जो थोड़ी छोटी साइज में है बट अच्छा कर रही है, उनमें भी एक्सपोजर बने। तो ये एक तरह से ठीक है। अभी की अगर हम सिनेरियो की बात करें, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो चाइना का एपिसोड है वो तो एक कंसर्निंग है, मैं उसको नेग्लेक्ट तो नहीं करना चाहूंगा इस मामले में। और रशियन वॉर भी अभी तक खत्म हुआ नहीं है, एंड फेड भी, जो फेड है वो भी अपने रेट हाइक को लेके बड़ा क्लियर स्टैंस लेके चल रहा है कि वो 2 हाइक करेगा। तो ओवरऑल जो ट्रिगर्स हैं मार्केट में वो अभी भी अनसर्टेनिटी के बने हुए हैं। अपने मार्केट्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक स्टोरी अभी तक अपनी स्ट्रांग रही है। बट जिस तरह की रैली हमने लास्ट 4-5 महीने में देखी है, जिस तरह के पैसे हमने इन्फ्यूज होते हुए देखे हैं, मुझे लग रहा है हर मार्केट में जैसे कि होता ही आया है, कंसोलिडेशन होगा। अभी ये कंसोलिडेशन का फेज है। मुझे लग रहा है इस समय जो है कुछ लोग या तो पेसिमिस्टिक कॉल लेंगे, कैश कॉल लेंगे, या फिर कुछ लोग रुकेंगे एक बार के लिए और मार्केट को सेटल होने देंगे और नए ट्रिगर्स का वेट करेंगे जहां पे वापस फ्रेश बाइंग आएगी। तो मुझे लग रहा है अभी एक तरह का होल्ड स्ट्रेटेजी है, रादर देन कि ये रैली वापस आगे कंटिन्यू होगी। मैं थोड़ा उसको लेकर स्केप्टिकल हूं। लॉन्ग टर्म में हम सभी बुलिश है, लॉन्ग टर्म में इंडिया अच्छा ही करेगी, बट एज ऑन डेट ये जो शो है जहां पे, हाँ, वो अभी हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अपसाइड से ज्यादा मुझे लग रहा है डाउन साइड जो है वो मुझे मार्केट में लग रहा है कि हो सकता है। कितना डाउन साइड लग रहा है आपको? देखिए, रैली प्रिडिक्ट नहीं कर सका कोई कि कितना चल जाएगा, तो गिरेगा भी कितना ये भी कोई करना मुश्किल है। अंदाजे से, मतलब मोटा माटी थोड़ा बहुत। देखिए, sticking my neck out, I think so in this scenario where things are more looking globally uncertain, मेरे को लग रहा है मे बी इंडेक्स लेवल पे निफ्टी का स्मॉल कैप एंड मिड कैप में मैं बात करूंगा, 50 पे नहीं करूंगा क्योंकि 50 कंसोलिडेट कर रही है। मे बी 5% अप एंड डाउन यहाँ से निकल सकता है मार्केट। तो जिस तरह की रैली आई है, एक बार का कंसोलिडेशन दिखता है मुझे यहाँ से। ओके, 5% से डरते नहीं आजकल लोग। मैं बताऊं कैसे, देखिए अगस्त में 10,500 करोड़ की बिकवाली की है FII ने जी, सामने खड़े होकर 9,000 करोड़ की बाइंग कर लिया अभय जी जैसे लोगों ने, है ना। तो डर नहीं रहे लोग। नहीं, ये अभिषेक जी की बात सही है कि इतनी चिंता है, थोड़ा मार्केट साइडवेज रहेगा, और कई लोग ये बात कह चुके हैं कि ब्रॉडर इंडेक्स में ये दिखता है। लेकिन जो अंदर बाइंग चल रही है ना, वो कमाल की है, कमाल की है। पंकज जी, आपको डर लग रहा है क्या? इंडियन मार्केट में बात करिए, 5% क्या नीचे जाएगा तो भी कोई डरने की बात है क्या? मैं तो नहीं डरता। पंकज जी, डर, चिंता, भय कोई? नीरज जी, डर के आगे जीत है। नीरज जी, डर के आगे जीत है। आई थिंक दैट इज अ परमानेंट स्लोगन। तो और जैसा कि हम सबका एक कंसेंसस व्यू है, आई थिंक दैट्स द राइट व्यू कि ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म आई थिंक इंडिया स्टोरी कैन नॉट गो रॉन्ग। ठीक है, तो जैसा आपने कहा कि डरने की बात है, देखो एक कॉशियस, उसके साथ रादर मैं एक और वर्ड यूज करूंगा, डोंट गेट कैरिड अवे। Don't get carried away with what is happening in our market these days, especially with mid caps and small caps. और इस तरह का फिनोमिना पहले भी हमने कई बार देखा है कि मार्केट में ऐसा लगता है कि स्काई इज द लिमिट फॉर मिड कैप स्मॉल कैप्स। इस टाइम बहुत आई वुड से बहुत सारा पैसा कुछ एक कंपनीज को चेस करने की कोशिश कर रहा है मिड स्मॉल कैप सेगमेंट में। पिछले दिनों में एक शायद आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था गोल्डमैन सैक की कि करीब इवन ऑन FI प्लेटफॉर्म 175 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हो गया है मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर FIs का। सो डेफिनेटली आई थिंक बहुत अच्छी मिड एंड स्मॉल कैप में स्टोरीज हैंगी विच आर अनफोल्डिंग। बहुत अच्छे नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नए IPOs लॉन्च हो रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक वैल्यूएशंस कई स्टॉक्स में विदाउट नेमिंग द स्टॉक्स, विदाउट नेमिंग द सेक्टर्स, काफी स्ट्रेच हो गई हैं एंड इट जस्ट नीड अ स्मॉलिश ट्रिगर ऑन द डाउन साइड फॉर दैट वैल्यूएशंस टू गेट करेक्टेड। और हमने देखा है कि जब वो करेक्शन आती है तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी कई बार नहीं मिल पाती। एंड टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी, आई थिंक वन ऑफ द रीजन जो हम एबनॉर्मल
एक्सपोनेंशियल राइज देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप्स में। पिछले कुछ महीनों में 20 लाख फोलियो ऐड हुए हैं मिड एंड स्मॉल कैप में। आई थिंक दैट सेज बाय इटसेल्फ। एंड रादर अगर हम पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो शायद 7 से 8 लाख फोलियोज ऐड हुए हैं। तो दैट मीन्स काफी सारा पैसा। इट्स मोर टू डू विद लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट। ठीक है, फंडामेंटल्स अपने इंटैक्ट रहेंगे, बट लिक्विडिटी काफी ज्यादा चेज कर रही है और स्मॉलर स्टॉक्स को चेज कर रही है। सो आई थिंक हमारी एडवाइस टू आवर इन्वेस्टर्स, टू द व्यूअर्स इज स्टे अ बिट कॉशियस। आई थिंक डोंट गेट कैरिड अवे। ठीक है, ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट वी कुड सी करेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। जिस तरह हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप में एक थोड़ा सा पॉज आया है, जिस तरह से वर्ल्ड मार्केट्स में देख रहे हैं एक पॉज आया है, इट कुड बी राउंड द कॉर्नर। करेक्शन इन मिड एंड स्मॉल कैप्स कुड बी राउंड द कॉर्नर। उसका क्या एक रीजन बनेगा, क्या कारण बनेगा, इट्स डिफिकल्ट टू से। जी, वैसे सीरियस नोट पे जो अभिषेक जी कह रहे हैं ना, वो बात काफी हद तक सही है कि भाई एकदम कूद के आप करोगे तो फंस सकते हो। आप थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, और ये हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट है ही ऐसी जगह जहाँ पे आप एकदम खुला खेल नहीं कर सकते, थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि मिड कैप में हम लोग चर्चा ले ही आए कि जो छोटे मियाँ उन्होंने गदर मचा रखी है, अभी थोड़ा सा इशारा किया पंकज जी ने। ये बात सही है कि एफआई के रडार पे है, बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है कि 2.25 बेसिस पॉइंट बढ़ के अब टोटल इन्वेस्टमेंट उनका 16% तक पहुंच गया है, और ये 5 साल बाद हुआ है। बिल्कुल, यानी एक लंबा समय लिया उन लोगों ने ये भरोसा जमाने में कि हाँ साहब मिड कैप में भी इंडिया में एक बड़ी अच्छी स्टोरीज हैं, जैसा कि अभिषेक जी भी कह रहे थे और पंकज जी भी कह रहे और आप भी कह रहे हैं। अब मैं इसी पे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो मिड कैप की स्टोरी इंडिया में अब डेवलप हो रही है, जिसमें अब एफआईज भी दिलचस्पी ले रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी के कंपैरिजन में अभी भी वो 50% से ज़्यादा रिटर्न पे खड़ा हुआ है मिड कैप इंडेक्स और मिड कैप के स्टॉक्स तमाम। तो क्या ये जो स्टोरी है जिसमें लोगों का भरोसा बना हुआ है, मतलब ठीक है कई सारे सरकारी स्टॉक तो 5-5, 10-10 गुना हो चुके हैं और अभी भी गिरने को तैयार नहीं है वो, क्या ये स्टोरी इतनी बिलीवेबल है मिड कैप वाली कि इसमें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए और नया चुनना थोड़ा सावधानी रखिए? देखिए, मैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं, तो इसमें मैंने 2 स्ट्रक्चरल चेंज देखे नीरज जी। प्री कोविड और पोस्ट कोविड की बात करता हूँ, मतलब 5 साल का अंतराल देख लीजिए। 5 साल पहले अगर मैं देखता अच्छे मिड या स्मॉल कैप में एज अ फंड में इन्वेस्ट करना चाहता तो गिन चुन के शायद 50 स्टॉक होते, 50 से 100 समझ लीजिए, जो सारे मेरे पैरामीटर्स को चेक मार्क करते हैं, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइज, स्केल। अब जो है वो अपॉर्चुनिटी स्पेस बढ़ गया है, वो बढ़ के 250 से 300 स्टॉक्स पे आ गया है। तो वो जो फंड मैनेजर के लिए स्पेस है वो एक बहुत बढ़ गया, और वो इसलिए हुआ क्योंकि कोविड एक बड़ा वेकअप कॉल अलार्म था। तो कई फाउंडर्स नए फाउंडर्स आए, नई कंपनीज की लिस्टिंग हुई, कई फाउंडर्स ने अपना रीओरिएंट किया अपनी थिंकिंग, मार्केट कैप बनाने में फोकस करें कि हम मिड या स्मॉल ना रहे, हम भी बड़े बने। और जो जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में भी ऐसी ग्रोथ आई कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली। काफ़ी बिजनेसेस रीस्ट्रक्चर हुए, बॉटम ऑफ द साइकिल आके अब हो रहे। तो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रॉम इन्वेस्टर, हम एज एन इन्वेस्टर हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम नीचे में पकड़ें उसको और ऊपर तक उसको राइड करें, वो मिड एंड स्मॉल कैप में है, बिकॉज वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, हर कोई नहीं देख रहा है। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होता है तो वैल्यूएशन एसिमेट्री भी होता है कि मेरा डिफरेंशिएटेड व्यू मुझे सस्ता लग रहा है, मार्केट में कोई देख ही नहीं रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा 5 साल पहले देखा था तब मजा नहीं आया था, पर 5 साल में तो दुनिया बदल गई उस कंपनी की। तो मैं जो उसको ले सकता हूं अब वो दूसरे नहीं देख रहे। लार्ज कैप में प्रॉब्लम क्या है, पूरी दुनिया देख रही है, रोज रिपोर्ट छप रही है, उसमें कोई वैल्यूएशन एसिमेट्री है ही नहीं, सबके पास वही ऐसा कोई इन्वेस्टर मेरे ख्याल में शायद नहीं होगा जिसको बजाज फाइनेंस के बारे में पता ना हो। बिल्कुल, मतलब उससे पूछो तो कोई ज्ञान दे दे भी 5 मिनट का। इतना सबको पता है। बिल्कुल, तो वो अपना अच्छा स्पेस है, वो मैंने कहा था कि वो गलत है या ये सही है। मैं कह रहा हूँ अभी जो इंडिया में जो वेल्थ क्रिएशन स्टोरी है अगले 5 साल, अगले 8 साल, 10 साल की जो है, वो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी जो बड़ी बनेंगी अगले 10 साल में, मतलब जो 5000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी 10 साल में 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की बनेगी, वो अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के पास। और पर क्वेश्चन यही है, जैसे पंकज जी ने कहा कि आप 3 या 6 महीने के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, या आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप मत करिए उसमें, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लिक्विडिटी है क्योंकि वो फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है उसमें इतना, वो तो रियलिटी है। तो बड़े इन्वेस्टर निकल गए तो वो गिर भी जाएगा। आपको उसमें 5 साल का व्यू लेना पड़ेगा, 8 साल का व्यू लेना पड़ेगा, और वो लेंगे तो उसमें आप इतना पैसा बनाएंगे जो आपको लार्ज कैप में बिल्कुल नहीं बन सकता है। और ये एफपीआई का इंटरेस्ट इसीलिए आ रहा है, अब वो देख रहे हैं कि जो ओवर प्राइस्ड है लार्ज कैप मार्केट। आप देख लीजिए
बैंक्स हैं बड़े बैंक्स की 8% की ग्रोथ है पिछले 5 साल में। जो छोटे बैंक्स हैं उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यूएशन एसिमेट्री इतनी ज़्यादा हो गई थी बिटवीन स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप्स कि अब सारे इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं नई स्टोरीज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। तो मुझे लगता है ये रहेगा अभी, ये स्टोरी बदल रही। अच्छा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि HDFC बैंक यहाँ से 5 साल में दुगना तिगुना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इतना बड़ा साइज हो गया है। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जो मतलब होगा तो मिड कैप ही होगा ना। तो वही अगर 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है किसी का 20 लाख करोड़ का, तो उसको वहां से डबल ट्रिपल होना मुश्किल है। पर आपका मार्केट कैप अगर 20,000 करोड़ का है तो आप 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बना सकते हैं, मतलब ढंग से बिजनेस करें तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ज्यादा इजी है वो, ज्यादा इजी है, पर वॉलेटिलिटी उसमें ज्यादा रहेगी, वोलेटिलिटी, पर रिटर्न भी वहीं से बनेगी। तो मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग का यही मंत्र है कि आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग के लिए मिड और स्मॉल कैप में मत आइए। ओके अभिषेक जी, ये जो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है मिड कैप और स्मॉल कैप वाली, जहां पे असली वेल्थ क्रिएट हो सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी है, लो फ्लोटिंग है, कई बार मैनेजमेंट भी गड़बड़ हो सकता है, थीम ही गलत हो सकती है उनकी, कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन वेल्थ भी यहीं पे बन सकती है। जैसे मैंने कहा, नहीं कोई ऑफेंस नहीं है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़े वाले जो स्टॉक है जो 15 लाख करोड़ के हो चुके हैं कि वो यहाँ से 3 गुना हो जाएंगे, ये थोड़ा टफ काम है। तो आपका मंत्र क्या है मिड कैप और स्मॉल कैप की जो ये स्टोरी चली है जिसमें आप फिरंगी भी घुस गए हैं? देखिए, पहले तो क्या है ना कि ये स्मॉल एंड मिड कैप कोई एज ए कोई साइड चाइल्ड नहीं है जिसको हम अलग ही कर देते हैं। अभी तक मार्केट का प्रेसिडेंट लार्जली ऐसा ही रहा है कि एफआईज हमेशा निफ्टी 50 स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर करते थे एंड छोटे और मजेलो स्टॉक्स को ज्यादा देखते नहीं थे। वो ओनरशिप की प्रॉब्लम थी, बट कन्विक्शन कभी भी डोमेस्टिक मार्केट का या डोमेस्टिक डीआईएस का या डोमेस्टिक एचएनआईज का या रिटेल का कभी भी हिला नहीं है। तो वहां पे तो अगर आप देखेंगे तो बाइंग तो हमेशा रही है। दूसरी बात है कि कुछ नाम जो अभी भी एक फीचर हो रहे हैं आपके चैनल पे, आपके सामने अभी, तो एक कंपनियां अपने मार्केट कैप की वजह से वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जानी जा रही है, बट इटसेल्फ अगर आप देखें तो ये कंपनियां मार्केट लीडर है इटसेल्फ अपने कंट्री के अंदर में, उस सेगमेंट के अंदर में। तो ये कंपनियां छोटी नहीं है, ठीक है। कुछ कंपनियां तो इनमें से एमएनसीज है, कुछ तो डोमेस्टिक होम ग्रोन है जो कि इटसेल्फ काफी बड़ी साइज में काम कर रही है। अब पॉइंट है कि भाई इंडिया का जब पूरा मार्केट ही $4 ट्रिलियन का है, तो आप जब कंपेयर यूएस के साथ करोगे जो कि $25 ट्रिलियन का है, या चाइना से करोगे जो $20 ट्रिलियन का है, तो वहां तो जब हमारी साइज ही जितनी है तो उस साइज में जो एलोकेशन हुआ है वो उसी के हिसाब से ये सारी कंपनियां छोटी दिखती है। तो जैसे जैसे हमारा मार्केट बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे ये ग्रोथ होगी, वैसे वैसे इनकी वैल्यूएशन की डिस्कवरी भी वैसे अलाइन हो जाएगी। तो मुझे कोई मिड कैप एंड स्मॉल कैप पर से कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगता है कि यहां पर कोई कंपनियां खराब है या अंडर डिस्कवर्ड है। ये इनके वेटेज कम है बाइंग के अंदर में। जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर की जिनकी टिकट साइज बहुत बड़ी होती है, एंड ऑफ कोर्स जब एक साइज में वो पैसे लगाते हैं तो वो फिर स्टॉक भी वैसे ही भागते हैं क्योंकि लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है हमारे मार्केट में। मगर यहाँ पे क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल अभी जी से ये इस पॉइंट पे एग्री करूंगा कि प्री एंड पोस्ट कोविड के अंदर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। प्री कोविड लार्जली एक थीम बनी हुई थी, भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होगी, डेट कम होगा, ऐसे 2-3 फिल्टर लगा के लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज ही बाय कर रहे थे। इसलिए वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे एक हद तक ऐसा टाइम आ गया था जहां पे 100x 150x और प्राइस टू अर्निंग्स वाली कंपनियां निफ्टी 50 में भी अवेलेबल थी, क्योंकि वहां पे उनको वही स्टॉक लेने थे। बट अब वो सिनेरियो नहीं रहा। अब लोगों को डेफिनेटली वैल्यूएशन मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है, एंड डेफिनेटली सेबी को भी मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ देयर गुड गवर्नेंस, जिन्होंने उतने सारी उन्होंने चेंजेस डाली है सिस्टम के अंदर में, जहां पे लोगों को भरोसा है सिस्टम पे कि यहाँ पे अभी पहले से बेटर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है, पहले से बेटर गवर्नेंस है। लोग ज्यादातर अभी कंपनी के लेवल पे, जहां पे आपको हर लेवल पे पॉलिसीज बनाई हुई है कि आपको किस तरह से अपना इंफॉर्मेशन पार्ट करना है, वो एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाया हुआ है। एंड जो कंपनियां इसको फॉलो कर रही है, वहां आप देख रहे हो कि उन कंपनियों के अंदर में मैसिव रैली है। तो ये मुझे कोई शॉकिंग नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये होना ही था, ये आना ही था। इंडिया के अंदर में अभी भी 75% से ज्यादा जो मार्केट के अंदर में कंपनीज है वो सारी स्मॉल मिड कैप है, और 25% ही जो कंपनियां हैं वो ही एक्चुअली मार्केट का इतना बड़ा मार्केट कैप लेके खड़ी है। तो डिसप्रोपोर्शनेट है, और जब तेजी का मार्केट आता है तो बैलेंसिंग आता है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 के बीच के जो इंडेक्स का गैप है परफॉर्मेंस में, जो कि इस साल की रैली में हमने देखा, वो इतना बड़ा है कि आपको हिस्ट्री के अंदर में इतने सारे पल दिखेंगे नहीं जहां पे इतनी बार ऐसा हुआ होगा। तो यहां बिलीव है स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर में डेफिनेटली लॉन्ग रहना चाहिए। एंड मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि लॉन्ग टर्म विजन होगा तो ही आप वेल्थ बना सकते हो। ये वेल्थ बनाने वाली जगह है,
अच्छी कंपनियों के साथ आप बने रहिए, रैली आएगी, आपका वहां पे वैल्यूएशन बन जाएगा. दैट इज द वे हाउ आई सी एज फार एज द स्मॉल एंड मिड कैप इज कंसर्न, एंड डेफिनेटली लॉन्ग ऑन इंडिया फॉर दैट. ओके पंकज जी, क्विक कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट दीजिएगा. जब मिड कैप ये सब की हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जब उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा, इसके बारे में जिक्र करते हैं. मेरे को तो रिस्क प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना आपको. मान लीजिए आप कहीं ज़मीन खरीदने गए तो आप एकदम झाड़ झंखाड़ जंगल में खरीदेंगे तो सस्ती मिलेगी, और वही तो डेवलप होकर फिर बनेगी ना 1 लाख रुपये स्क्वायर फीट वाली. अभी आप लोअर पेलू खरीदने जाओगे तो फुली प्राइस मिलेगा, तो ये थोड़ी डबल होगा यहाँ से. वो तो आपको जाना पड़ेगा कर्जत टाइप में कहीं. सो ये रिस्क प्रीमियम देने से लोग क्यों डरते हैं? पैसा ही मोटा बनाना है लेकिन रिस्क प्रीमियम नहीं दूंगा, गारंटी चाहिए मेरे को. ये क्या माइंडसेट है? नीरज जी, ऐसी बात नहीं है. आई थिंक रिस्क प्रीमियम देने से शायद लोग बाग अभी नहीं डर रहे हैं. एंड उसका अगर हम एक पॉइंटर देखें, जो मैं भी कह रहा था कि पिछले कुछ महीनों में 20 लाख फोलियोज एंटर हुए हैं मिड एंड स्मॉल कैप में. तो डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मोमेंटम में लोग ज्यादा बह जाएं, एंड जो एक प्रिकॉशनरी साइंस होते हैं, सीइंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीइंग द वैल्यूएशन, बहुत स्ट्रेच वॉल्यूशन हो गई हैं कुछ एक कंपनीज में. आई थिंक जो हमने देखा है, हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी देखते हैं और काफ़ी हम मार्केट में देखते हैं कि जो एक स्मॉलर इन्वेस्टर होता है, जिसे हम गलीबल इन्वेस्टर बोल सकते हैं, एट टाइम्स ही डज नॉट नो द इनहेरेंट स्टोरी अबाउट दैट पर्टिकुलर मिड कैप स्मॉल कैप, एंड इट जस्ट गोज बाय वर्ड ऑफ माउथ, या कोई एक मीडिया हो गए, सोशल मीडिया हो गए, जस्ट चेजिंग द काइंड ऑफ मोमेंटम, नॉट चेजिंग द फंडामेंटल्स. आई थिंक वो एक सबसे बड़े इश्यूज हैं, और स्मॉल कैप में वो इशू ज्यादा हो जाते हैं. आई थिंक मिड कैप में फिर भी थोड़े से कम होते हैं. सो आई थिंक उस चीज से हमारे को बच के रहना चाहिए. एंड उसको जैसे करें, आई थिंक दोबारा से वो ऐसी चर्चा हो गई है, इफ आई और पीपल लाइक यू गो समवेयर की विच आर द स्टॉक्स, कुछ एक हमारे को 1-2 अच्छे स्टॉक बताया जाए, और अगर हम उसका जवाब दें कि नहीं अभी तो नहीं है, मार्केट बहुत स्ट्रेच हो गई है, अच्छा साहब हम आपको 3 नाम बताते हैं. सो आई थिंक दैट इज द फिनोमिना यू हैव टू बी वरीड अबाउट. और जो एक मिड कैप या स्मॉल कैप प्रीमियम है, वो मेरे को लगता है कि चिंता की बात नहीं है. सो स्टे विद द क्वालिटी, और अगर आपको क्वालिटी और वैल्यूएशंस ठीक चाहिए, उसके लिए मेरे को लगता है कि यू नीड अ प्रॉपर गाइड, यू नीड अ प्रॉपर पर्सन हु कुड गाइड यू. और वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिलती है, या वो इंटरनेट से मिलती है या पर्सन से मिलती है. आई थिंक दैट इज व्हाट वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट, एंड नॉट जस्ट चेज द ब्लाइंड मोमेंटम. जी, तो मुझे लगता है कि मिड कैप या स्मॉल कैप या कुछ ये बड़े वाले में लागू होता है, लेकिन मिड कैप में खासतौर पे आप मैनेजमेंट को रीड करें. अब वो तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा. आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं या स्पीचेस सुन के करते हैं कि अगर उनकी आंखों में सपने हैं और पेट में आग है तो वो कंपनी परफॉर्म करेगी जी. इसके अलावा कितना लोन है, कितने वैल्यूएशन पे है, क्या, ये सब तो फालतू की बातें हैं. इसलिए कि मैनेजमेंट और जो उसका प्रमोटर है वो बिजनेस करने के सपने देखता है, वो ड्राइव करता है. अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं मेरे को डेट ही देखना है. अरे भाई, बिना डेट के कौन सा धंधा होता है? लेकिन अगर मैनेजमेंट के अंदर ये काबिलियत है कि वो मैनेज कर सकता है तो करेगा. लार्जेस्ट कंपनी के बाद देखिए ना कितना डेट है, लेकिन वो मैनेज हो रही है ना. तो शायद आपको ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा क्वालिटी को ढूंढने की, समझने की ज़रूरत है. तो आप इस मिड कैप की जो रैली चल रही है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद एक कंपनी का जन्म ही हो रहा है, वो डे वन से लार्ज कैप टाइप की हो जाएगी. उसको कैसे डील करें, ब्रेक के बाद. स्वागत है एक बार फिर से आपका. बाजार में चिंता घनी कैसे बनेगा मनी. तो मनी बनाने का एक आइडिया, लिस्टिंग होने आ रही है सोमवार को. कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज. रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिमर्ज होकर वो लिस्ट होने वाली है. शुरुआत में डिस्क्लोजर देता हूँ क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व उन्हीं के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाद. तो यहाँ जो भी चर्चा हो रही है उसके बाद जो भी आप निर्णय लें वो आपका अपना निर्णय होगा, और आप किसी और से भी जरूर एडवाइस लें. हमारी एडवाइस को बिल्कुल बिलीव ना करके ये मान के सुनिए इसको. अबे जी, जियो फाइनेंशियल लिस्ट हो रही है. अब मेरे 2-3 बहुत बेसिक से सवाल हैं, आप उनका आप घुमा फिरा के जवाब दीजिए या सीधा दीजिए.
जिनको मिला है उनको क्या करना है, जिनको नहीं मिला क्या वो उसी दिन खरीदें, और ये कंपनी आगे कैसे कामकाज करेगी? जी पर्सनली नीरज जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस लिस्टिंग से, और वो इसलिए क्योंकि एज अ कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर हम हमेशा ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी जहाँ पे पैसा डिप्लॉय करा जा सके इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसी जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि जहाँ पे एक कंपनी इतने बड़े ग्रुप की जो नॉट ओनली इंडिया लेवल का पर ग्लोबल प्लेयर है, साइज जिसको फोकस है पूरा साइज में, आप रिटेल में देखा ही, टेलीकॉम में देखा, ऑयल में भी है, तो वो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। वो उस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से कि एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज, उसकी बहुत ज़्यादा नीड है। अगर हमको इकोनॉमी यहाँ से डबल करनी है, ट्रिपल करनी है, तो उसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को यहाँ से उसके भी डबल ग्रो करना पड़ेगा। तो आपको बड़े प्लेयर चाहिए जिनकी खुद की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, टेक पे फोकस है, स्केल है। तो इस हिसाब से एंट्री जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बहुत पॉजिटिव है ओवरऑल। तो एज एन इन्वेस्टर मैं कहूँगा कि अभी मुझे मालूम नहीं है कि किस प्राइस पे लिस्टिंग होगी, क्या डिस्कवरी होगी, बट डेफिनेटली एट अ सर्टेन वैल्यूएशन, मे बी अगर हम देखें स्टार्टिंग का बिजनेस है पर स्केल है, करीब 1.5 टाइम बुक वैल्यू, आई थिंक इज़ अ फेयर प्राइस अगर उसके आसपास होती है और लॉन्ग टर्म होल्ड है। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक है तो उनको और अगर उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इन्वेस्ट करने के लिए तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखें। आपको स्टॉक मिला है, लिटरली फ्री में मिला है। उन लोगों को जो पहले से लेके बैठे रिलायंस पर, जिन्होंने आर्बिट्राज कर लिया था, उनके लिए कॉस्ट है, पर जो भी है मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बी पार्ट ऑफ अ साइजेबल कंपनी जो हर एक वर्टिकल में प्ले कर रही है। लेंडिंग का उनका बिजनेस उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड के लिए टाई अप कर दिया है, इंश्योरेंस में देख रहे हैं। तो अक्रॉस द वर्टिकल जो है कंज्यूमर फाइनेंस जिसको हम कहते हैं, तो एक बजाज फाइनेंस अभी बड़ा प्लेयर है, एचडीबी है, उसकी तरह मार्केट को और भी बड़े प्लेयर्स चाहिए। तो ये बहुत वेलकम एंट्री है मैं कहूँगा, बोथ फ्रॉम एन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम अ कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकूं। ओके अभिषेक जी, जिनको मिला है उनको क्या करना है, जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है? देखिए, जिनके पास है उन्हें तो होल्ड करना है, उन्हें तो मिल गया बिकॉज दे गॉट रिवॉर्डेड बाय बीइंग रिलायंस शेयर होल्डर्स। मेरे हिसाब से जिस वैल्यू पे ये हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 133 रुपीज की करीबन कॉस्ट जो है, उस कॉस्ट पे इन्होंने इसको सेपरेट किया है जियो फाइनेंशियल को, जो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी वैल्यूएशन पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिवॉर्ड होंगे। ऑफकोर्स अब जो लिस्ट होंगे तो जब लिस्टिंग आएगी उस प्रीमियम पे फिर क्या भाव बनेगा, तो फिर नए इन्वेस्टरों को अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या वो भाव राइट है, ये कॉल तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। बट अगर आप बजाज फाइनेंस के प्राइस टू बुक को देखें तो वो ट्रेड कर रही है करीबन 6 टाइम, और इसकी जो डीमर्जर हुई है उस प्राइस पे 133 की अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक बनती है 4 टाइम। तो वहां पे 4 to 6 का जो ये गैप बना हुआ है वही एक पार्ट बनेगा कि हम इस कंपनी को कितना क्लोज बजाज फाइनेंशियल के पास लेके जाएंगे। तो दैट इज व्हाट आई फील। मुझे लग रहा है डेफिनेटली लिस्टिंग तो धमाकेदार होनी चाहिए, और ऐसा रोज रोज तो होता नहीं है जहां पे रिलायंस अपनी कंपनियां यहाँ पे आईपीओ में लेके आती है। तो एक वो जो स्ट्रॉन्ग लेगेसी है एक अच्छी लिस्टिंग की और एक अच्छे रिटर्न बनाने की, वो तो रहेगी क्योंकि बिलीवर्स हैं इनके इन्वेस्टर्स। और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अभय जी ने भी एक पॉइंट कहा जहां पे साइज मैटर करता है, और ग्लोबल इन्वेस्टर भी देखते हैं कि भाई एक अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी को प्ले करना है तो फिर वो प्लेयर्स भी उतने बड़े हों जहां पे प्ले कर सके हैं। तो एचडीएफसी था, टिपिकली बजाज था, वहां पे लोगों ने अपने एक्सपोजर्स लिए ही हैं। अब एक जेएफएसएल आने वाला है तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल रुझान भी लिस्टिंग में समय रहेगा, और मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव लिस्टिंग की तरफ ही बनेगी। एक अच्छी बात है कि ये लिस्ट हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और रही, क्या बहुत वॉलेटिलिटी रही क्या उस दिन? क्योंकि एक सवाल लोग ही हमसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उस दिन हो सकता है कुछ इंडेक्स फंड अपनी ऑफलोडिंग करें। अभिषेक जी? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऑफलोडिंग वाली बात है। टिपिकली जब बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है वहां पे एक लॉक इन बना रहता है, तो वो लॉक इन के बेसिस पे तो 6 महीने तक तो वैसे ही कोई एग्जिट नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एग्जिट वाली बात है, बल्कि अगर मैं वैल्यूएशन या पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने अपसाइड छोड़ा हुआ है। तो उस अपसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से
कोई वॉलेटिलिटी किस तरफ से हम देख रहे हैं मुझे पता नहीं, बट नीचे और ऊपर दोनों होंगे ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है। और कोई बड़ी सेलिंग तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि अभी ग्लोबल रुझान भी बाई साइड बना हुआ है, और इंडिया में वैसे भी एफआईआईस के पैसे आ रहे हैं। अभी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं अदानी के साथ भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली देयर इज एवरीडे न्यूज इन टर्म्स ऑफ वहां पे बाइंग चल रही है। तो बड़े ग्रुप के बड़े शेयर्स में अभी रुझान बना हुआ है, क्योंकि दे आर एबल टू प्ले द इंडिया स्टोरी मच बेटर देन अदर, लेट्स से कंबाइन 100 कंपनीज एंड देन यू आर वन बिग कंपनी लाइक। एंड जियो अगेन टेक्नोलॉजी लेवल पे भी बहुत एडवांस रहा हुआ है, तो जिस तरह से एक न्यू एज कंपनी होनी चाहिए फाइनेंशियल इकोसिस्टम में टू केटर द यूथ, उसमें भी जियो जो है वो थोड़ा सा आगे है। तो उस तरह के फैक्टर को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि इट इज कंपैरेटिवली अ सेफर बेट। And again, it is a very big listing also. It is not a small company by any means and sizes. तो वो एक बड़ी कंपनी है, तो मुझे लग रहा है कि एक बाइंग रुझान ही बनेगा। लिस्टिंग कहाँ होगी ये बोलना तो बड़ा मुश्किल है, बट मैं पॉजिटिव उस लिस्टिंग को लेकर। ओके पंकज जी, आपका क्या व्यू है जियो फाइनेंशियल्स को लेकर के? खरीदेंगे आप क्या मंडे को? नीरज जी, आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि जिनको मिल गया, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, वो क्या करें, जिनको नहीं मिला। हाँ, नहीं, बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं मैं भी सर, कि जिनको मिल गया वो क्या करें, जिनको नहीं मिला वो क्या करें। आई थिंक जवाब इसका बड़ा सिंपल है। जिनको मिल गया, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी, दे आर कमिटेड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत सीरियस वेल्थ क्रिएशन की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 30-40 साल में, एंड आई थिंक दे हैव नो रीजन टू वरी। तो दैट इज वन थिंग। जिनको नहीं मिला है, क्या दे शुड जंप इनटू द बैंड वैगन राइट एट डे 1, 9:15 बजे, या जब भी इसमें प्राइस डिस्कवरी होगा, जब भी ट्रेड चालू होगा, क्या दैट वुड बी द राइट टाइम टू एंटर द स्टॉक एट द राइट प्राइस? शायद उसके लिए मेरा जवाब ये होगा कि वेट एंड वॉच, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी जो इसकी थ्योरेटिकल प्राइस डिस्कवरी थी करीब 130 से 140 थी, और जिस तरह से हमने जब ये डी मर्जर डेट हुई थी जो वैल्यूएशन देखी, आई थिंक दैट इज एनीवेयर अराउंड 250 रुपीज ±10%। और जब प्राइस डिस्कवरी हुई थी, आई थिंक मार्केट में ऑप्टिमिज्म लेवल, आई थिंक मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बजाय जो कि आजकल है मार्केट में। सो डेफिनेटली आई थिंक एनबीएफसी स्पेस, फाइनेंशियल स्पेस बहुत बड़ी स्पेस है। रिलायंस का बहुत बड़ा नाम है, दे हैव द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ मैन पावर, बेस्ट ऑफ पीपल, एंड आई थिंक एवरीबडी वुड लैच ऑन टू दिस स्टॉक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। तो on a medium to longer term platform, absolutely nothing टू थॉट्स अबाउट इट, कि कहीं ना कहीं स्टॉक्स में हमारे को बने रहना चाहिए। जिनके पास है, जिन्हें नहीं मिला, उन्हें भी कहीं ना कहीं लेना चाहिए। राइट एट डे 1 लेना चाहिए, वो मेरे को लगता है कि शायद आई थिंक थोड़ा सा देख के लेना चाहिए कि कुछ, क्योंकि जरूरी, आई थिंक आई बीन रीडिंग आर्टिकल्स कि कुछ एक पैसिव फंड्स जो कि रिलायंस में एंटर किए थे बिफोर डीमर्जर, बिकॉज ऑफ कि थर्सडे को ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला है कुछ एक फंड से बाहर हो जाएगा, वी कुड सी सम काइंड ऑफ सेलिंग, टेक्निकल सेलिंग जिसे हम बोलते हैं इन रिलायंस जियो। और मेरे को लगता है कि मोमेंटम इनिशियली बहुत ज्यादा हो सकता है, एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट, आई थिंक एक जो चीज मार्केट इसको बजाज फाइनेंस से कंपेयर करने की कोशिश कर रही है, आई थिंक इट्स टू अर्ली। बजाज फाइनेंस इज अ प्रोवन बेट, तो वो इस टाइम एक बहुत बड़ा भागता हुआ घोड़ा है, जो कि अपने जितने भी उसके पैरामीटर्स है, दे बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल। एंड रिलायंस ये एक नया जन्म है, एंड आई थिंक दे हैव टू प्रूव देयर कॉज इन टाइम्स टू कम, विच इवेंचुअली डेफिनेटली दे विल प्रूव। सो बजाज फाइनेंस और रिलायंस जियो की वैल्यूएशन अभी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसका डिफरेंशियल अभी कुछ समय तक डेफिनेटली बना रहेगा। सो ऑल इन ऑल आई थिंक थोड़ा सा वेट करिए, अगर जिसको नया एंटर करना है, मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू लेना है। अगर जिसको इमीडिएट गेन्स करने, आई थिंक इनिशियल पार्ट ऑफ द लिस्टिंग could be the best time to book some initial gains, and on a medium to longer term basis I think the company can only do well, and it will do well with the kind of credentials it has. ओके अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे लूँगा मैं, ये जो कैसे कंपेयर करें ना करें, इससे पहले दर्शकों को बता दूं कि जिस दिन ये 20 जुलाई को डिमर्ज हुआ था, तो कंपनी ने 133 रुपये के आसपास इसकी वैल्यू अपने बुक में बताई थी कि इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 133 बनती है, लेकिन मार्केट ने उस दिन जो रिलायंस की जब ट्रेडिंग हुई तो वो 261 रुपये 85 पैसे पे वो डिस्काउंट प्राइस आया। तो वो जो प्राइस है वो जिस समय डिमर्ज हुआ था उसका हुआ था, लेकिन इसकी जो रियल प्राइस डिस्कवरी जब लिस्टिंग होने आएगी तब पता लगेगा कि इसको कितने प्रीमियम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो ये अपने दिमाग में चाहिए कि जिनको फ्री मिला उनके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी प्राइस पे हो। जो बाइंग जिस दिन लिस्टिंग वाला प्राइस होगा वहां से फिर आप काउंट करेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हो रही है। अब ये जो
कंपैरिजन तो लोग करेंगे ना सर, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम बजाज फाइनेंस से करेंगे, हम चोला से करेंगे, हम HDFC के CRB कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग वाले धंधे से करेंगे। तो क्या पैरामीटर लगाए हम लोग कंपेयर करने के? भाई कंपेयर करके तो आप करेंगे जैसे इनको लेना है कि किसको लेना है, कैसे कंपेयर करेंगे? तो आई थिंक एक तो इसमें है कि जो बिजनेस की आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने ये दिखाया कि जरूरी नहीं है कि आप एक बैंक हो तभी आप ग्रो कर सकते हैं। तो अब जब बजाज फाइनेंस का सबसे बड़ा बिजनेस है कंज्यूमर ड्यूरेबल, CD फाइनेंसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग, आप किसी भी बड़े स्टोर में चले जाइए, यहाँ पे विजय सेल्स या सब जगह उनका EMI स्कीम चलती रहती है, अच्छा डिस्काउंट मिलता है, OEMs के साथ उनका सारा टाई अप है। तो आई थिंक हर एक का जो कोर बिजनेस है बजाज फाइनेंस का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिजनेस है, उनका इंश्योरेंस का भी बिजनेस है, इंश्योरेंस का जो वर्टिकल में है उनका क्या कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, तो हर वर्टिकल में, और म्यूचुअल फंड्स में है तो म्यूचुअल फंड्स में क्या कॉम्पिटिटिव स्पेसिंग है। तो जैसे जैसे जियो फाइनेंशियल अपने प्लान्स डिस्क्लोज करेगा, अभी क्या एक ब्लाइंड साइडेड है, अभी मार्केट को भी मालूम नहीं कि ये किस बिजनेस पे क्या फोकस करना चाहते हैं। मतलब एक बार आके मार्केट को बताएंगे कि ये हमारे 3-4 बिजनेस है, फिर हम देखेंगे इन बिजनेस में किनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी स्पेस कितना बड़ा है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है। एक बात का कॉन्फिडेंस रहेगा कि कम्पीट कर सकते हैं, मतलब नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर बन सकते हैं उस सेगमेंट में। तो आई थिंक तब इंफॉर्मेशन एक मिलेगी इन्वेस्टर्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। अभी भी मुझे लगता है जो मंडे और जब तक ये पहली लिस्टिंग है, पहली प्राइस डिस्कवरी है, वो ज्यादा डिमांड सप्लाई जो है इमीडिएट उस पे, हाँ वो एक एडजस्टमेंट है डिमांड। 2-3 दिन के बाद अब जब इंफॉर्मेशन मिलेगी मार्केट को, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है उसको, हाँ तब आई थिंक एक रियल वैल्यूएशन डिस्कवरी होगी, उसकी वैल्यूएशन डिस्कवरी होगी। के कामत जी इसके चेयरमैन हैं, हितेश सेठिया जी इसके CEO हैं, राजीव महर्षि जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो इसके बोर्ड में है, तमाम बहुत बड़े बड़े लोग ले आए। और ब्लैक रॉक के साथ इनका एसेट मैनेजमेंट का एक टाई अप ऑलरेडी अनाउंस्ड है, वो हो चुका है। हम लोग बाकी चीज़ें आगे इस पे देखेंगे किस तरीके से बनती है। और ये अगेन डिस्क्लोजर है कि आप कोई भी फैसला लें खरीदने का, बेचने का, देखने का, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय ज़रूर लें। चर्चा समाप्त। अब बताइए, गदर फिल्म आपने सुना, देख लिए? नहीं, गदर मैंने नहीं देखी, पर मैं देखना चाहता हूँ। हाँ। शायद इस वीकेंड को जाऊंगा देखने के लिए। इतना लेट क्यों? वो इतनी सारी पिक्चरें एक साथ आई तो उनसे मैं बिजी हो गया, ओपनहाइमर, और फिर वो बारबी मेरी बेटी देखना चाहती थी, फिर OMG 2 आई, तो इन सब में अब गदर का नंबर आएगा। पंकज जी ने जरूर देखी होगी, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वाले तो गदर के लिए मैंने सुना ट्रैक्टर से भी लेके गए थे कुछ लोग सिनेमा हॉल के अंदर। पंकज देखी आपने क्या? नहीं नीरज जी मैंने देखी नहीं है। ओपनहाइमर मैंने देखी है, एंड जस्ट टू करेक्ट यू, मैंने रॉकी एंड रानी वो 2 बार देखी है, बीइंग अ टिपिकल दिल्लीइट। और अगर आपने वो 2 बार, आई थिंक उसमें दिल्ली की बहुत चर्चा है। तो एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट वी लुक फॉरवर्ड आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे इन स्टॉक मार्केट। आई थिंक गदर की महादार से ज्यादा अच्छा है कि रॉकी रानी टाइप पिक्चर देखी जाए। सो आई एम अ फैन ऑफ दोस काइंड ऑफ मूवीज। लाइट दिमाग बंद करके जाओ, अपना चश्मा लेके जाओ। अरे तो गदर में कौन सा दिमाग खुलना है सर? उधर भी तो गदर में अच्छा है क्योंकि किसी और की पिटाई हो रही है, मार्केट में तो हमारी पिटाई होती है। थोड़ी लगाना है। अभिषेक जी क्विकली, क्या आपने देखी गदर, क्या प्लान है, क्या देखेंगे? नहीं जी, मैं तो मार्केट का गदर देख रहा हूँ। गदर मैंने देखी नहीं, बट मिड कैप का गदर देख रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा था कि अभी उसका देखिए कलेक्शन 350 करोड़ जाएगा। आपने देखा नहीं अभी? 2-2.5 हजार रुपये आपको ही देना है, और फैमिली के साथ 10 रुपये लगेगा। बिल्कुल देखा, इसीलिए मैंने कहा। तो खैर शो यही समाप्त करते हैं। एंजॉय करिए वीकेंड का, मस्त है, बहुत सारी फिल्में हैं, OTT सीरीज है, वो देखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, और देखते हैं जियो की लिस्टिंग कैसी होती है। और मंडे को हम लोग इस बार फिर बात चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।